हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में और ये है मेरे बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ना हो तो हम उसका हिस्ट्री में जाना ज़रूरी है। और हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको जानना होगा पहले एटम्स जो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा बेसिस डेवलप हुआ है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है। चलिए देखते हैं कि जो एटम हम बोलते हैं ना, एटम, ये एटम जो वर्ड है ना वो कहाँ से डेवलप हुआ। एटम जो वर्ड है वो कहाँ से डेवलप हुआ, एक ग्रीक वर्ड से। ए एटोमियो नाम का एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब क्या है, अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। और जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। ये पहले फर्स्ट एटम किए थे एटम को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एटम क्या है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। उसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। आप मेरा पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं वो क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए थे, और पिछले क्लासेस में आप पढ़े होंगे। और ये एटॉमिक थ्योरी किस बेसिस पे था, मतलब ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाया। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को एक्सप्लेन कर पाया, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर पाया, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को भी एक्सप्लेन कर पाया। मतलब ये जो तीन हम बेसिक लॉज पढ़े थे पिछले क्लासेस में, हम पढ़े थे थ्री बेसिक लॉज को, ये एक्सप्लेन कर पाया। मगर उसमें एक कमियां थी, मतलब ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। मतलब ड्रॉबैक्स तो बहुत सारे थी, मतलब सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स थी क्या, मतलब आप देखे होंगे एक ग्लास रड को अगर ले, उसमें एक सिल्क ले ले, उसमें घिसे तो क्या होगा, मतलब कुछ टाइम के बाद उस ग्लास रड को आप लेकर कागज के टुकड़े पे वो दिखाएंगे, वो उसको वो अट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो गया है। मतलब इसको डाल्टन ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब उनका जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये किस बेसिस पे हुआ है। तो आप अभी तो सबको पता है कि किस बेसिस पे हुआ है, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब हम जब खींचते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट में चेंजेस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा लॉस हो जाता है, इसी से पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होता है और उसी से अट्रैक्शन चालू हो जाता है। और आगे हम वही पढ़ेंगे कि एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ, उसका इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ। आपको सब पता है, बहुत एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट पे हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए उस ये को देखते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हुआ था करीब करीब 1850 के आसपास हुआ था। और जो फैराडेज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और उसको ही किए थे। देखिए वो क्या किए थे, इवाक्यूटेड ट्यूब्स लिए थे। मतलब इवाक्यूटेड ट्यूब्स का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी ट्यूब आप ले ले, उसमें क्या है, आप उसमें मिलेगा आपको गैसेस मिल जाएगा, क्योंकि गैसेस को निकालना इतना आसान तो बात नहीं है। तो उसके लिए हमको वैक्यूम पंप यूज करते हैं उस ट्यूब को इवाक्यूएट करने के लिए, और इसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं। और ये है अरेंजमेंट, कैसे हम डिस्चार्ज करते हैं, कैसे देखें, उस अरेंजमेंट को हम देख लेते हैं पूरा। ये है कैथोड और ये हमारा एनोड है, और ये एनोड को हम परफोरेटेड किया हुआ है, किस लिए परफोरेटेड किया है आगे जाकर देखते हैं। और इसमें एक फ्लोरोसेंट कोटिंग भी दिया हुआ है, क्यों दिया गया है वो भी देखते हैं आगे। और ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्रिएट करने के लिए हम इसको हाई वोल्टेज देंगे, और ये हमारा वैक्यूम पंप है। इस वैक्यूम पंप से क्या होगा, हमको पूरा उसका अंदर जितना गैस है पूरा तो निकल नहीं पाएगा, कुछ जितना जितना हो सके गैसेस निकल जाएगा, और हमको एक वैक्यूम एरिया मिल पाएगा।
और ये वैक्यूम क्रिएट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे, आप जानते हैं कि डिस्चार्ज का मतलब जो हाई डिस्चार्ज, हाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, और हाई इलेक्ट्रिसिटी से क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये हमारा जो एग्जैक्ट रिएक्शन है, ओरिजिनल रिएक्शन है, उसको मतलब हैम्पर कर सकता है। तो इसलिए हम उसको क्या किए ना, वैक्यूम क्रिएट कर लिए। ये कैथोड है, ये एनोड है। देखिए ये परफोरेटेड क्यों किया गया है? परफोरेटेड किया गया है कि हम यहाँ से अगर कोई रे आता है, इसका अंदर वो जा सके, और जाके यहाँ पर टकराएगा कहाँ पे, ये फ्लोरोसेंट जो कोटिंग दिया हुआ है इसके ऊपर वो टकराएगा। ये फ्लोरोसेंट कोटिंग क्या है? ये फ्लोरोसेंट जो सब्सटेंस होता है वो किसी भी, अगर लाइट पड़े और किसी का एनर्जी सोर्स हम उसको मिले, वो ये ग्लो करने लगता है, और उसे हम पता कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी रेस को तो आप खाली आंख से देख नहीं सकते कि यहाँ पर एक रेस पास कर रहा है। तो हमको फाइनली फ्लोरोसेंट कोटिंग यूज करना पड़ेगा, और ये फ्लोरोसेंट कोटिंग यूज करके हमने जान लिए कि यहाँ से यह एक कैथोड से कुछ रेज निकल कर यहाँ तक आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? एनोड पे आ रहा है। और उसका अभी स्टडी करेंगे कि उस रेज का नेचर क्या है और इसको क्या कहते हैं। देखिए एक एक पॉइंट देखते हैं। कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, आप मैं बता चुका हूँ, एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। These rays are observed by help of fluorescent और phosphorescent। ये फॉस्फोरेसेंट है, ये क्या है? ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल भी ये फ्लोरोसेंट मटेरियल की तरफ होता है। एक उनमें एक डिफरेंस होता है फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट में। फ्लोरोसेंट में क्या होता है, अगर ये लाइट सोर्स आप निकाल दें फ्लोरोसेंट में, तो ये फटक से उसका जो ग्लो है वो चला जाएगा। मगर फॉस्फोरेसेंट में होता है, अगर आपका लाइट सोर्स निकाल दे कि कुछ टाइम के बाद उसको कंटेन करके रखेगा। फॉस्फोरेसेंट एक मटेरियल का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो रेडियम आप वॉच वगैरह में यूज करते हैं, उसमें रेडियम है। ये रेडियम क्या होता है, रात में ग्लो करने लगता है। वो एनर्जी कहाँ से लाता है? वो जो दिन में उसके ऊपर लाइट पड़ता है ना, अगर कोई पर लाइट पड़ता है उसी से वो ले लेता है। समझ के फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट क्या है। और उसके बारे में अभी और एक प्रॉपर्टीज है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये क्या बोलता है, अगर उसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना दो या मैग्नेटिक फील्ड ना दो, ये रेस पूरा स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल करता है। मगर उसको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दे दो तो ये क्या करता है, उसका पाथ में डेविएट होता है। ये कैसे डेविएट होता है? मतलब ये एक नेगेटिव चार्ज जैसे डेविएट करता है। मतलब नेगेटिव चार्ज कैसे डेविएट करता है? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसका नाम हमने, इसका जो कैरेक्टर है, जैसे ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलता है, इसलिए उसका नाम दे दिए इलेक्ट्रॉन्स। क्या दे दिए? इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद और एक पॉइंट देखते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। ये सबसे बहुत बड़ा चीज इन लोगों ने बोले कि ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर आप कैथोड कौन सा मटेरियल पर ले रहे हो, कपर ले रहे हो, प्लैटिनम ले रहे हो, गोल्ड ले रहे हो, इसके ऊपर नहीं डिपेंड करता है। इसका प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहता है। कोई भी डिफरेंट मटेरियल उन्होंने ट्राई करके देख ली। तो इसी से क्या कंफर्म हो जाता है? ये कंफर्म हो जाता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एटम्स, मतलब ये सारे एटम्स में आपको मिल जाएगा। मेरे बात समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवरी हुआ, देखें आगे चलते हैं। ठीक है, उसको इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ उसके मास और रेशियो भी जानने के लिए कोशिश किया जाएगा। क्योंकि अगर उसको मास नहीं मिल पाएगा, उसका चार्ज कितना है हमको मिल नहीं पाएगा, तो इसी से हम कुछ नहीं जान पाएंगे। तो इस मास को जानने के लिए या चार्ज को जानने के लिए एक अटेम्प्ट ये है कि E/m रेशियो उसका कैलकुलेट किया गया। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए मैं आपको इस छोटा एक्सपेरिमेंट में आपको जानना होगा, और इसी से आपको
मतलब उसका बेसिक जो नेचर है ना इलेक्ट्रॉन्स, ये पता चल जाएगा। और आगे आगे हम जब तक जाएंगे इसका यूज़ क्या है हम देख के चलेंगे। देखिए ये क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट उन्होंने किए, आपका एनसीईआरटी बुक से मैं उठाया हूँ। और ये है एक अपैरेटस जिससे हम इसका इलेक्ट्रॉन का E/m जो रेशियो, मतलब चार्ज से मास रेशियो को हम कर सकते हैं, मतलब डिड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये है कैथोड और ये है एनोड, और यहाँ पर इन्होंने एक मैग्नेट लगा दिए, और ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से कैथोड रे निकला। कैथोड रे यहाँ इसको भी परफोरेटेड किया गया है, यहाँ से कैथोड रेज निकला। कैथोड रेज निकलने के बाद पहले हमको क्या किया, पहले सिर्फ उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस में ट्रैवल कर पाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो था ना उसको, उसका इफेक्ट खत्म कर दिया, मतलब मैग्नेट को ऑन नहीं किया। तो इसका ये जो फील्ड है, इस फील्ड का प्रेजेंस में ये जाकर कहाँ पे टकराया, ये डिफ्लेक्टेड तो जरूर होगा, और ये पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ कहाँ पर डिफ्लेक्टेड होगा, ये ए में जाकर टकराया। ये कहाँ पर जाकर टकराया, क्योंकि ये पॉजिटिव के टाइप के चले गए। और अभी क्या किए, उसका जो चार्ज वाला पार्ट है ना उसको खत्म कर दिए, हमने मैग्नेट सिर्फ रख दिया यहाँ, और मैग्नेट के प्रेजेंस पे उसको ट्रैवल करवाया, और मैग्नेट के प्रेजेंस पे ट्रैवल करवाए ये जहाँ पर सी पर टकराया। और अभी क्या किया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है उसको खत्म कर दिया, और उसमें ट्रैवल करवाए, ये जाकर बी पे टकराया। ये आपको क्या मिलता है, मतलब यहाँ से ये तीनों चीज पे जो टकराता है तो आपको क्या इंफरेंस मिलता है, मतलब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस में ये यहाँ पर डिबेट किया, मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस में ये यहाँ पर डिबेट किया। अभी ये लोगों ने क्या किया कि कैसे भी तरफ से उसको चार्ज को एडजस्ट करके, मतलब चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके उसका एक रेशियो निकाल के ये किए कि जिस पाथ में ये डेविएशन पूरा खत्म हो जाए, मतलब ये जो डेविएशन हुआ था ना ए और बी में, ए और सी में जो डेविएशन हुआ था ना, इस डेविएशन को खत्म करने के लिए ये इसी हिसाब से चार्ज और मास अप्लाई किए। यहाँ से नीचे से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड जितना बढ़ा के बी में रख, मतलब बी तक लेके जाऊंगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकाल के हम ए तक लाना है। तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसका E/m रेशियो कैलकुलेशन कर दिया। देखिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं, उसका बेसिस क्या था। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द, तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। ये है मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल एंड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब पहले बात ये चार्ज, इसमें चार्ज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये मास कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये तीन कारणों की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करके उसका डिफ्लेक्शन को खत्म किया, और उसमें बी में लाकर करने के लिए कोशिश की। और इसी से हमको पता चला, बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, थॉमसन ये जो किए थे, थॉमसन किए थे ये काम को, ये 1897 में। और इस E/m रेशियो कितना कैलकुलेट किया, 1.75 इतना इंटू 10⁻⁻11, ये उसका कैलकुलेशन। और इसको थोड़ा आपको याद रखना है, ये एक्सपेरिमेंट भी थोड़ा याद रखना है, ये छोटे छोटे चीज़ आपको बहुत काम में आएगी आगे। और इससे क्या होगा, इससे हमको E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन्स का मिल गया। और हम आगे अगर जाएंगे तो देखेंगे इससे क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए क्या इफेक्ट है, अभी हम कोशिश किए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेशन करने के लिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड। और मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। देखिए मिलिकन ये एक्सपेरिमेंट किया था 1868 और 1953 के बीच में। और इसको मतलब पूरा डिड्यूस करने के लिए 906 तक चला एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये क्या है,
ये एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको कोई भी मतलब ये सब सारी चीज़ याद रखने का जरूरत नहीं है, तो सिर्फ याद रखना है कि ये काम मिलिकल ने किए थे। देखिए वो क्या किए कि ऑयल ड्रॉपलेट्स लिए, छोटा छोटा ऑयल ड्रॉपलेट्स, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट कैसे छोटा करेंगे, इस एटोमाइजर्स के मदद से। ये जो एक एटोमाइजर है ना, इसी के मदद से ये छोटा छोटा, उसमें एक एटोमाइजर ये मशीन है, ये क्या करता है ऑयल ड्रॉप्स को बहुत छोटा छोटा ऑयल ड्रॉप्स करके यहाँ पर भेज देता है। और यहाँ पर एक पोर है, देखिए ये पोर पे ये अंदर जाता है, इस पोर से वो अंदर जाता है, ग्रेविटी के इस मास के वजह से ये अंदर जाएगा। अभी हमने क्या किया, ये जो कंपार्टमेंट को पूरा चार्ज कर दिया। कैसे, उसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बना लगा दिया, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट लगा दिया। और इसका इफेक्ट क्या है, और उसका जो मास है ना, ये जो नीचे जब आएगा उसको हम स्टडी किए कहाँ से, टेलीस्कोप पे स्टडी किए। और यहाँ पर एक्सरे सोर्स लगा लिए, एक्सरे सोर्स से इसको चार्ज बना दिए, और इस चार्ज को इसको ये चार्ज जब हो गया उसको हम देखिए मास के वजह से ये नीचे जाएगा, मगर ये दोनों प्लेट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके उसको नीचे जाने नहीं दिए, उसको कंट्रोल किए, मतलब उसका मास को कंट्रोल किए। और ये मास को एक रिलेशन बनाए, मास और चार्ज में एक रिलेशन बनाए, तब उसी से हम चार्ज कैलकुलेट किए। और ये मास हमको ऑयल ड्रॉप का तो पता चल जाएगा कितना मास है, तो उसी से हम चार्ज को कैलकुलेट किए। किसको कैलकुलेट किए, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज को कैलकुलेट किए। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ये माइनस यहाँ पर हमने छोड़ दिया, हो गया। आप इतना चार्ज है इसको थोड़ा याद रख लीजिए और इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा देख लीजिए। और हमने पहले आपको मिला था क्या, E/m रेशियो क्या मिला था, 1.7। और E/m रेशियो अगर मिल गया और यहाँ पर आपको मिल गया E का वैल्यू आपको मिल गया, तो मास इजीली आप निकाल सकते हैं। और मास आपको मिल गया कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है, E/m रेशियो भी याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन का मास भी कितना याद रखना है। सब चीज़ें समझ गए। और चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का कैसे डिस्कवर हुआ, आपको सब मैं बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ, उसका चार्ज कैसे हम कैलकुलेट किए, उसका मास कैसे हम कैलकुलेट किए। अभी हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए प्रोटॉन्स का जो डिस्कवर हुआ था ना, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टाइन ने किए थे। गोल्डस्टाइन ने किए थे कि ये जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें आपको देखना होगा कि कैथोड रेज तो ऐसे ही था। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये कैथोड पार्ट था, यहाँ पर एनोड पार्ट था, ये परफोरेटेड किए थे। इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम यहाँ पर कैथोड को, ये जो कैथोड वाला पार्ट को, यहाँ पर अगर एनोड है, अगर ये कैथोड वाला पार्ट को हम परफोरेटेड किए दे, परफोरेटेड मतलब उसमें पोर क्रिएट कर दे, और इसमें यहाँ पर भी डिटेक्टर लगा लिए, फ्लोरोसेंट डिटेक्टर लगा लिए, तो यहाँ पर भी हम देखने को पाएंगे कि एनोड से भी कुछ रेज भी निकल रहा है। तो एनोड से जो रेज निकल रहा है उसका प्रॉपर्टीज क्या है ना, इसका प्रॉपर्टीज, इसको हम बोले एनोड रेज, और इसका प्रॉपर्टीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की जैसा है। पूरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो जो काम करता है एनोड रेज का वही काम है, और उसको हम बोले प्रोटॉन्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कैथोड रेज में ये कोई मटेरियल पे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मतलब मटेरियल, मगर यहाँ पर क्या होगा, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। उसको देखिए, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स फाउंड टू डिपेंड अपॉन द गैस फ्रॉम व्हिच दिस ओरिजिनेट्स। मतलब E/m रेशियो सबके लिए कंस्टेंट नहीं है। इस तरफ इलेक्ट्रॉन में जैसे E/m रेशियो सबके लिए कंस्टेंट है, आप कॉपर ले ले, कोई प्लेटिनम ले ले, गोल्ड ले ले, मगर यहाँ पर आपको सारे मतलब सारे के लिए डिफरेंट होगा। और द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड इज अपोजिट टू दैट ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड। देखिए उसका जो बिहेवियर है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है, तो पॉजिटिव की चार्ज जैसा अगर बिहेव करता है,
तो उसका बिहेवियर भी कैसा होगा, ऑपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रोटॉन का डिस्कवरी किए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, मैं आपको बोला ये वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इसके सारे में डिफरेंट, मतलब सारे मटेरियल के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसके बाद है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। है थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ पर, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी क्या है, देखिए चादविक एक साइंटिस्ट है, 1932 के आसपास ये किए, कौन किए थे, एक बेरिलियम सीट ले गए वो, एक सीट, और उसको अल्फा पार्टिकल से बोम्बार्डमेंट किए, और इस बोम्बार्डमेंट से उसको, ये जो बोम्बार्डमेंट से जो रे निकल के गया उसको एक काउंटर है, एक डिटेक्टर है, उसको बोलते हैं जीएम, मतलब जॉर्ज मुलर काउंटर से उसको डिटेक्ट किए। और इसी एक्सपेरिमेंट से वो क्या, देखिए कि एक एटम में और भी एक पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, और उसको नाम क्या दिए, न्यूट्रॉन्स दे दिए, उसका नाम क्या दे दिए, न्यूट्रॉन्स दे दिए। आपको तीन चीजें का भी मैं डिस्कवरी बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखिए थोड़ा फटाफट उसको वाइप आउट करते हैं, और थोड़ा एक कंपैरिजन अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज में, कि उनके बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज है, उनका चार्ज क्या है, मास क्या है, और उसको आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए एक कंपैरिजन है, देखिए आपको यहाँ से क्या क्या पता चल गया कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे। और अभी तीन जो पार्टिकल हमने पढ़े उसका प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लेंगे। ये प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, देखिए इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल है ई, प्रोटॉन्स का सिंबल है पी, न्यूट्रॉन्स का प्रॉपर्टीज है एन, और यहाँ पर उसका एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको याद रखना बहुत जरूरी है इसको। और इसका प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि ये चार्जलेस है। और इसी से हम कैलकुलेट किए उसका रिलेटिव चार्ज कितना है, रिलेटिव चार्ज यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0 है। और इसका मास, ये मास है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻⁹ kg, सॉरी 10⁻31 kg। और वैसे ही प्रोटॉन का चार्ज कितना है, मैं लिखने भूल गया, 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास कितना है, न्यूट्रॉन का मास है करीब करीब प्रोटॉन का मास जितना है, न्यूट्रॉन का मास उतना ही है। तो ये प्रोटॉन का मास ही उतना है। आपको सारे चीज़ें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स क्या है, उसका मास क्या है, उसका एब्सोल्यूट चार्ज क्या है। और देखते हैं आगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी, एंड लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। चलिए।